वेलकम टू डिप्लोमा लाइन क्लासेस। मैं बीन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग, बीएमडब्ल्यू कॉमन सब्जेक्ट। इसमें चौथा चैप्टर 18वां लेक्चर चल रहा है ईएमआई का। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको हम बेटा कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। आज इसका पूरा ऑपरेशन किया जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन मैंने आपको बताया था, तो एक एग्जांपल देकर के मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ जो है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का यूज होता है। इसको हिंदी में हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। आज हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक, म्यूचुअल कोफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इन सब बातों का डिटेल स्टडी किया जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम दो कॉइल लेंगे। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कॉइल लेंगे मेरे दोस्तों, और यहाँ पे एक रियास्टेट लगाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियास्टेट लगाएंगे, और इसमें हम सप्लाई वोल्ट प्लस वोल्ट भी दे रहे हैं, और ये आपका रियास्टेट है। ठीक है, ये आपका रियास्टेट है, सप्लाई वोल्टेज भी है, और यहाँ पे हमने एक कुंजी लगा दिया के, और यहाँ पे हम डी लिख देते हैं। मान लीजिए कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 फ्लो हो रही है। इसी के साथ एक दूसरा कॉइल हम ले लेते हैं, जिसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे, केवल एक गैल्वेनोमीटर होगा, और यहाँ देखेंगे। और आप जानते हैं कि जब करंट जैसे इसमें फ्लो होगी, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने लगेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मूव कर सकती है, क्योंकि इसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स तो होंगे ही होंगे। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्रकार से है कि ऐसे निकल करके फिर अंदर की ओर क्या करेगी, मूव करेगी दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारी बातें मान लीजिए इसमें आपके नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए N1 है, इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स आपके N2 हैं, और इसमें जो फ्लक्स कांटेक्ट में है वो मान लीजिए कि ये जो फ्लक्स हैं वो क्या है, phi2 हैं। इन सारी बातों को पहले मान लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। माना कि दो कुंडलियां जिसमें 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 पहले कुंडली में वर्तों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। माना कि दो कुंडलियां जिसमें पहले कुंडली में वर्तों की संख्या N1 तथा दूसरी कुंडली में टर्न की संख्या, नंबर ऑफ टर्न, इस दूसरी कुंडली में वर्तों की संख्या N2 है। ठीक है, दो कुंडलियां हमने माना, एक कुंडली प्रथम कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। इसको हम कहेंगे क्या, ये आपकी क्या है, प्राइमरी कॉइल। ये है प्राइमरी कॉइल, और ये क्या है आपकी, ये है आपकी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल, इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीय कुंडली। क्या कहेंगे इसको, द्वितीय कुंडली। और ये आपके सामने जो बना हुआ है ये क्या है आपका, प्राथमिक कुंडली। ये क्या है आपका, प्राथमिक कुंडली। ठीक है, ये है प्राइमरी कुंडली, और ये है आपकी सेकेंडरी कुंडली। प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली को यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, फिर पुनः माना कि प्राथमिक कुंडली में ऐसे ही आपको लिखना, इसलिए आपके सामने में लिख रहा हूं कि बिना कुछ देखे आपको ऐसे ही लिखना। पुनः माना कि प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से
phi1 उत्पन्न होता है माना इसमें से phi2 फ्लक्स दूसरे कुंडली से लिंक करता है, दूसरे कुंडली से लिंक करता है। क्या करता है? लिंक करता है। ठीक है, ठीक है। यहां मान लीजिए I1 करंट है, इसमें N2 है, इसमें से ये जो टोटल फ्लक्स इसमें से जनरेट हो रहा है, मान लीजिए वो phi1 है, यहाँ जो लिंक कर रहा है इसमें से टोटल को लिंक करेगा ना, जितना लिंक कर रहा है मान लीजिए फ्लक्स phi2 है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके क्या है? N2 है। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है, इसमें अन्योन्य प्रेरकत्व को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, हम इस चीज को देखने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सारी बातें जो कुछ भी आपने इसमें प्रेजेंट किया है सब कुछ इसमें लिख देंगे। ठीक है, जहां परिपथ का मतलब सर्किट में, परिपथ में B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैटरी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैटरी को, जिसे सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, बैटरी को। K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? की को, मतलब कुंजी को। और फिर आपका रिएस्टेट क्या है? आर का क्या मतलब है? रिएस्टेट। ये क्या काम कर रहा है? ये धारा में परिवर्तन करने का काम कर रहा है। ठीक है, सारी बातें आपने स्पष्ट कर दिया, क्या चीजें कहाँ यूज की गई हैं, ये सारी चीजें आपने एक्सेप्ट कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि जितना करंट इसमें I1 फ्लो होगा उतना ही ज्यादा इससे फ्लक्स क्या करेंगे? लिंक करेंगे। यानी कि जो आपका I1 है मेरे प्यारे दोस्तों, वो N2 phi2 के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो आपका I1 होगा, इसको और बड़े में हम लिख देते हैं, जो आपका I1 होगा वो क्या होगा? जो आपका I1 होगा वो फ्लक्स N2 phi2 से क्या करेगा? लिंक करेगा। तो I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 phi2। अब देखिए यहां से कपलिंग कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 phi2 प्रोपोर्शनल टू I1, और यहां से आपका N2 phi2, यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट आएगा वो कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस M। M क्या है? M एक प्रकार का कांस्टेंट है, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो N2 phi2 अपान I1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर लिखेंगे वेयर मतलब जहां, वेयर का मतलब जहां। आपका यम क्या है? आपका यम है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसी को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, M इक्वल टू N2 phi2 अपान I1। तो ये चीज हो गया आपका, ये बैटरी हो गई, K हो गया, रिएस्टेट हो गया, ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। सारी बातें आपके सामने हैं, सब कुछ आपके सामने क्या है? क्लियर है। ठीक है, अगर हम इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को, इसका मात्रक अगर देखें, इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, जहां M आपका क्या है? M जिसका मात्रक क्या होता है? जिसका मात्रक हेनरी होता है। यहाँ पे इस बात को बढ़ा लीजिएगा, क्या बढ़ा लीजिएगा? जिसका मात्रक क्या होता है? जिसका मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, ऐसे आप इतनी बातें लिख लीजिए। अब आप चाहे तो यहां से इस यम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस यम को क्या कर सकते हैं? यहीं से आप क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अब देखिएगा। ठीक है, इसके लिए हम इसको पहले मिटाएंगे, बिना मिटाए डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। फिर देखिए सारी बातें आपके सामने हैं और विजुअल है, क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टर्म पे आते हैं।
ठीक है, क्या देखते हैं देखिए। तो यहां से आपका m इक्वल टू क्या है, N2 अपान I1। अगर हमें m को डिफाइन करना है तो हम मानेंगे क्या, m इक्वल टू क्या है, N2 अपान I1। अगर हमें यहाँ पे डिफाइन करना हो तो अगर हम I1 को 1 एम्पियर मान लें, कितना मान लें, 1 एम्पियर मान लें, तो m इक्वल टू क्या होगा, N2 तो यानी कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यदि प्राथमिक कुंडली में, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर का, कितना, 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित किया जाए, धारा प्रवाहित किया जाए यानी कि करंट फ्लो किया जाए, प्रवाहित किया जाए, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो द्वितीयक कुंडली में लिंक होने वाला संपूर्ण फ्लक्स, क्या होने वाला, लिंक होने वाला संपूर्ण फ्लक्स ही क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये है आपका, अगर I 1 एम्पियर कर दिया तो नीचे 1 हो गया, यानी कि m इक्वल टू क्या हो गया, N2 यही आपकी क्या हो जाएगी है, यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब प्राइमरी कॉइल में ड्यू टू रिएक्टेंस स्टेट, जब हम इसमें वैल्यू को, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते या घटाते हैं तो इसमें करंट चेंज होता है ड्यू टू चेंज ऑफ करंट, इससे लिंक होने वाला फ्लक्स भी इस कॉइल से चेंज होगा। और जब इससे चेंज करने पर मतलब इसका फ्लक्स दूसरी कॉइल की कुंडली से लिंक करके इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहा है, तो इस घटना को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। जब एक कुंडली का फ्लक्स दूसरे कॉइल में लिंक होकर के, चेंज होकर के ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण, क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। यही क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। क्यों, क्योंकि इनका आपसी व्यवहार है, ये अपना फ्लक्स इनको दे रहे हैं, इसमें चेंज कर रहे हैं, यहाँ से चेंज हो रहे हैं, तो उसमें ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। तो अब कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दैट। हम उसी चीज को क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आप बस ध्यान से देखिएगा, हमारी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना जो है फ्लक्स दूसरे कॉइल से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, हम बात करते हैं किस पर, म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो चलिए चलते हैं। अब हम बात करेंगे ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका फार्मूला क्या निकल के सामने आता है, उसी बात को हम देखेंगे और फिर वहां से भी हम म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन फाइंड करेंगे। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आज का लेक्चर, और जब इसका एग्जाम्पल बताएंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल की धड़कनें थम जाएंगी, क्योंकि वो एग्जाम्पल बिल्कुल इसी पर ही बनाया गया है, वो आपके लिए अत्यंत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम देखते हैं, हम निकालने जा रहे हैं फार्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसमें, इन सेकेंडरी कॉइल, ड्यू टू का मतलब के कारण, प्राइमरी फ्लक्स, ड्यू टू प्राइमरी फ्लक्स के कारण सेकेंडरी कुंडली में इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे क्या, द्वितीयक कॉइल में प्राइमरी फ्लक्स के कारण
फ्लक्स के कारण उत्पन्न ईएमएफ। ठीक है, द्वितीयक कॉइल में प्राइमरी फ्लक्स के कारण उत्पन्न ईएमएफ। तो चलिए हम बात करते हैं अब सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी फ्लक्स के कारण उत्पन्न ईएमएफ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम इस बात पर विचार करने जा रहे हैं सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो क्या क्या होता है। तो सेकेंडरी कॉइल में आप जानते हैं कि जो फ्लक्स उसमें उत्पन्न होगा, मान लीजिए वो फ्लक्स आपका E2 होगा, और वो फ्लक्स E2 होगा, मान लीजिए वो क्या है, N2 इक्वल टू आप जानते हैं क्या होगा, d∅2 अपॉन di1। ये तो आप जाने इतना ही होगा क्योंकि सेकेंडरी कुंडली में नंबर ऑफ टर्न N2 है, लिंक होने वाला फ्लक्स ∅2 है और करंट चेंज हो रहा है I1 के कारण, तो माइनस N2 d∅2 अपॉन di1। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ठीक है, ये जो भी बातें हैं किसके द्वारा है, फैराडे के नियम के द्वारा हैं। ठीक है, तो ये आपका E2 इक्वल टू माइनस N2 d∅2 अपॉन di1, ये हो गया आपका फैराडे का नियम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम लेके चल रहे हैं डी, यहाँ पे क्या होगा N2 ∅2 अपॉन di1। ठीक है, N2 ∅2 अपॉन N2 ∅2 अपॉन di1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस डी N2 ∅2 की जगह पे m इंटू, यहाँ पे क्या था आपका, आपने देखा था यहाँ पे t होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, t ही था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा यम I1 था और यहाँ पे क्या था dt था। ये फैराडे के नियम अनुसार क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। तो यहाँ से m को बाहर कर दीजिए, तो di1 अपॉन क्या हो जाएगा dt। तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला आपके सामने निकल गया क्या, माइनस m di1 अपॉन dt। ये क्या है, di1 है दोस्तों, di1 है। ठीक है, तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या मिला, माइनस m di1 अपॉन dt। अगर हमें इस बात को यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर हमें डिफाइन करना हो तो m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू होगा माइनस E2 अपॉन di1 अपॉन dt। ठीक है, di1 अपॉन dt। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, आप लिखेंगे उत्पन्न ईएमएफ E2 इज इक्वल टू E2। ठीक है, प्राइमरी द्वितीय कॉइल में प्राइमरी फ्लक्स के कारण उत्पन्न ईएमएफ E2 इज इक्वल टू समथिंग। यदि इफ di1 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर दिया जाए, यहाँ पे 1 एम्पियर कर दिया जाए, तो m इक्वल टू क्या होगा, माइनस E2 होगा। m इक्वल टू क्या होगा, माइनस E2 होगा। यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होगा वो क्या होगा, E2 के बराबर होगा। यदि हम ये मान लेते हैं कि प्राइमरी कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है अगर वो 1 एम्पियर हो तो सेकेंडरी में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, अगर प्राइमरी कॉइल में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ, तो अगर हम यहाँ से देखें यूनिट, अगर इसका देख लें, अगर हम यहाँ से इसके मात्रक की बात कर लें तो क्या होगा, यहाँ पे इसका मात्रक वोल्ट अपॉन क्या होगा, एम्पियर अपॉन सेकेंड, यानी कि वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। ठीक है, यानी कि वोल्ट ए इनवर्स यस। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, क्या इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, यदि प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यदि प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर हो तो सेकेंडरी में उत्पन्न होने वाला
होने वाला ईएमएफ ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। हो गया, ठीक है। यदि प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पीयर हो तो सेकेंडरी में उत्पन्न होना ईएमएफ ही म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ से भी परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ से भी परिभाषित, इसके पहले जो मैंने लिखा था वहां से भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, तो दो जगह से परिभाषित कर सकते हैं। अब ये हो गया। अगर मान लीजिए आप जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, तो अगर हम इसको 1 हेनरी को यहाँ से परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे उसको हम देखते हैं। इसके लिए हम पहले इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो ये हो क्या रहा है, आपका पूरा म्यूचुअल इंडक्शन का पूरा ऑपरेशन हो रहा है, हर एक पार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, इसीलिए टॉपिक बढ़ रही है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इसको समझ लिए तो काफ़ी भी बेटा रटना नहीं पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स से भी आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो फार्मूला याद करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको हम नहीं मिटाएंगे। ठीक है, इसको हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसका मात्रक हेनरी भी होता है, ये हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं, हम परिभाषित करने जा रहे हैं किसको, 1 हेनरी को। ठीक है, देखिए ये हो गया पूरा। ठीक है, तो हम जानते हैं इतना जो मात्रक निकला उसके निचवा लिख लीजिएगा या हेनरी। ठीक है, या हेनरी साहब ने इसको बनाया था इसीलिए हेनरी आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो 1 हेनरी को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका हेनरी में हो गया। तो अगर सबको 1 कर दें, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोई विशेष रोल नहीं, बस यही है चेंज ऑफ अपोज कर रहा है वो, बस और कुछ नहीं, ये इनटू में है इसके। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम 1 माइनस एच को हम -1 हेनरी भी कर सकते हैं, 1 हेनरी कर सकते हैं ना। यानी कि अगर हम इस तरह से लिखें, यदि प्राइमरी कॉइल, डिफिनीशन ऑफ 1 हेनरी, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, उसके पहले किसका डिफिनीशन बताए थे, इसके पहले हमने म्यूचुअल इंडक्शन का डिफिनीशन बताया था। ठीक है, अब मैं आपको जो डिफिनीशन बताने जा रहा हूं दोस्तों, 1 हेनरी का बताने जा रहा हूं। ठीक है, लिख दीजिएगा, डिफिनीशन ऑफ 1 हेनरी। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ 1 हेनरी, हम क्या बताने जा रहे हैं, 1 हेनरी का डिफिनीशन बताने जा रहे हैं। तो 1 हेनरी का डिफिनीशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यदि प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यदि प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर हो, यदि प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर हो, और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, 1 वोल्ट हो, तो उस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा। क्या होगा, 1 हेनरी होगा। हो गया डिफिनीशन। ठीक है, यदि प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर हो और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट हो, तो उस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, 1 हेनरी होगा। इस तरह से यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 1 हेनरी को भी डिफाइन कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आपका यह टॉपिक फुल्ली एंड फाइनली फिनिश होता है। अब हम आगे बात करते हैं इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड पे, कि किसी सोलेनॉइड का इंडक्टेंस हम कैसे अन्य पदों में निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पर हम ध्यान देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो हम अब इस पे बात करने जा रहे हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं इस पर, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, इन सोलेनॉइड का इंडक्टेंस, इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा आभास कर रहा हूँ, अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि हम पूरा 100% प्रयास कर रहे हैं आपकी चीज़ों को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं किस पर, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड पे। ठीक है, क्या है आपका इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, परिनालिका का प्रेरकत्व। इसको क्या कहते हैं, परिनालिका, परिनालिका का प्रेरकत्व, प्रेरकत्व। ठीक है, परिनालिका का प्रेरकत्व, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं परिनालिका का प्रेरकत्व क्या होता है, परिनालिका का प्रेरकत्व, इसका फार्मूला कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, ये सारी बातें हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा क्या कि अगर हम किसी परिनालिका की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने ऐसे आपने क्या करिए, सोलेनॉइड बना दिया, परिनालिका बना दिया, या मान लीजिए ये पूरा वृत्ताकार क्रॉस सेक्शनल एरिया का आयरन का टुकड़ा लेकर उसमें तार लपेट दें, ऐसे आप तार लपेट दें तो क्या बन जाता है, परिनालिका बन जाता है। आर पार इनमें, परिनालिका का मतलब आर पार उसमें छेद हो। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम वृत्ताकार कर देना, इसको हम वृत्ताकार कर दें ऐसे। ठीक है, खोखला बेलनाकार, इसको ऐसे हम बना दें। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, परिनालिका बन जाएगा। ठीक है, ये परिनालिका बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम बात करें, माना यहाँ पे, माना क्या माना, क्या माना, माना कि, माना किसी, माना किसी सोलेनॉइड, माना किसी सोलेनॉइड में, माना किसी सोलेनॉइड में कुंडलियों की संख्या, किसकी संख्या, कुंडलियों की संख्या n है, और उसमें I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की, कितनी एम्पियर की, I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से, क्या करने से, प्रवाहित करने से, प्रवाहित करने से उत्पन्न फ्लक्स, उत्पन्न फ्लक्स क्या है, उत्पन्न फ्लक्स 5 वेबर है। ठीक है, फिर माना कि इसकी लंबाई, इसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। क्या है, a मीटर स्क्वायर, इस मान बना देते हैं a मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो इंडक्टेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, m phi अपॉन I, आप बिल्कुल जानते हैं। तो हम इसी फ्लक्स फाई को डिटरमाइन करें तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं लिंकेज फ्लक्स, जो आपका लिंकेज फ्लक्स होता है फाई, वह किसके बराबर होता है, b इंटू ए। ठीक है, वेयर आपका b क्या है, वेयर b इक्वल टू क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फ्लक्स घनत्व, किसमें, वेबर पर मीटर स्क्वायर मात्रक में।
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पे डब्ल्यू ना लिख करके क्या लिखिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू हो गया, और बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर एच इंटू ए, ठीक है। वेयर वेयर यहाँ पे एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेट जिसको हम शुरू में ही बताया था, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हमने शुरू में ही बताया था, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, तीव्रता, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एच इक्वल टू होता क्या है, एन आई अपान एल, ठीक है, एन आई अपान एल। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं म्यू जीरो म्यू आर एच के जगह पे एन आई अपान एल इंटू ए, ठीक है, ठीक। तो ये आपकी जो भी वैल्यू निकल के आ रही है ना, ये आपकी जो भी वैल्यू निकल के आ रही है वो फ्लक्स की निकल के आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्या, पुटिंग इन वन, इसमें पुटिंग इन वन, समीकरण 1 में हम इसको क्या कर दीजिए, पुट कर दे, तो यहाँ पे एल इक्वल टू क्या होगा, एन म्यू जीरो म्यू आर एन आई ए अपान एल इंटू, यहाँ पे आई एम्पियर की करंट फ्लो रही, तो यहाँ भी आई ही होगी, यहाँ भी आई ही होगी, तो आई से आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एन 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 स्क्वायर हो गया, यानी कि म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए अपान एल। ये आपके सामने क्या हो गया, एक फार्मूला बन के आया। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, आप जान नहीं पाते हैं कि ये कहाँ से आया, इसलिए मैंने इसको पूरा डिराइव कर दिया, ठीक है। किसी सोलेनोइड के संबंध में जो उसका सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, यहाँ पे चाहे तो इसको थोड़ा सर्किट बना सकते हैं, इसमें सप्लाई जोड़ दीजिए, बैटरी जोड़ दीजिए, रिएक्टेड जोड़ दीजिए, सब कुछ जोड़ दीजिए, ताकि इसमें भी इंडक्टेंस जनरेट हो सके, ठीक है। सब कुछ चीजें इसमें जोड़ने के बाद तब इसको वेरीफाई करिएगा, तब आप देखेंगे कि जो इंडक्टेंस होगा इसके, वो किस प्रकार से इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके लंबाई पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए इसकी लंबाई यल हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे अब दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लीजिए कि आई एम्पियर का करंट इसमें क्या हो रहा है, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, मान लीजिए क्या था, ए था। तो सारी बातें लिख दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए, हो गया। अब फिर यहाँ पे फार्मूले को क्या कर दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए। इसी प्रकार से म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी फार्मूला क्या होगा, वेरीफाई होगा। उसको हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, वो आपको स्वयं करना है, बाकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी बातें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ नोट्स में, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम डिटरमाइन करें तो उसका फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं क्या, फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ये फार्मूला उसको थोड़ा हिंट में करूंगा, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने हैं, इसी पर डिपेंड है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी फार्मूला आप स्वयं डिटरमाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बनो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, वो तो सेल्फ इंडक्टेंस था, ठीक है। इसको हिंदी में भी बढ़ा लीजिएगा, ये क्या था, अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है, परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है, ये हो गया। तो सारी बातें वही हैं जो पहले हमने माना था, सब कुछ वही है, कुछ इसमें नया नहीं ऐड करना, बस इसमें जो फार्मूला हम यूज करेंगे m इक्वल टू n टू फाई टू अपान I1, जो करंट फ्लो हो रही थी प्राइमरी कॉइल में, जो सेकेंडरी में जाकर लिंक कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ से प्राइमरी फ्लक्स ही है जो φ2 के रूप में, प्राइमरी फ्लक्स ही है φ1 जो दूसरे कॉइल में जाकर के क्या कर रही है, लिंक कर रही है। तो यहाँ पे सारी बातें प्राइमरी कॉइल से ही लेंगे, φ2 वही b इंटू ए, फिर यहाँ पे b की वैल्यू
फाइव इक्वल टू क्या होता है बी इंटू ए, यहाँ पे बी की वैल्यू म्यू जीरो म्यू आर एच इंटू ए, ठीक है। और फिर वही सारी चीज़ें म्यू जीरो म्यू आर, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा एन आई अपॉन एल, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल N1 लिखेंगे, ठीक है। प्राइमरी कॉइल से ही फ्लक्स सेकेंडरी में जा रही है, N1 इंटू ए हो गया, और फिर सारी बातें आपको म्यू जीरो म्यू आर N1 आई और फिर ए अपॉन एल, ये सारी चीज़ें जो फाइव ले आकर के जब उसमें आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा N2 N1, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू जीरो म्यू आर N2 N1, ठीक है। ये है आई, फिर ए, फिर यहाँ पे एल इंटू आई, आई से आई कैंसिल हो गया, तो आप इसको पूरी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे जो एन स्क्वायर हुआ करता था वहाँ पे क्या होगा N2 ए अपान एल हेनरी। इस तरह से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला जो डायरेक्ट आपको किताबों में दिया है, मैंने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर दिया। सब कुछ वही सारी बातें हैं, इसमें कोई नई चीज ऐड करना नहीं था, और यहाँ पे इसको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए। अब तीसरे की हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। मेरा अगला टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। चलिए देखते हैं क्या होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में युग्मन गुणांक। क्या कहते हैं? युग्मन गुणांक। ये क्या होता है, चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। युग्मन गुणांक क्या होता है, ठीक है। माना इस तरह से दो कॉइल हैं और आपस में कनेक्टेड हैं। मान लीजिए एक का इंडक्टेंस L1, दूसरे का इंडक्टेंस L2 है। माना दो कॉइल L1 एवं L2 एक दूसरे से इस प्रकार कनेक्टेड हैं कि किस प्रकार कनेक्टेड हैं कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 इंटू L2, जहां M इनका क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। जहां M इनका क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो यहां जब आपका प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो यहाँ पे एक टर्म आएगा K। यही K आपका क्या है, यही K आपका क्या कहलाता है, यही K आपका युग्मन गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मन गुणांक कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। जिसका मान, अगर ये बहुत टाइटली कपलिंग है, दो कॉइल आपस में बहुत टाइटली कपल्ड है, यानी कि प्राइमरी का मैक्सिमम फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक कर रहा है, या L1 इंडक्टर का फ्लक्स L2 इंडक्टर से पूरा परफेक्टली लिंक कर रहा है, तो K की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे लिखेंगे K = 1 फॉर टाइट कपलिंग, ठीक है। अगर आपकी कपलिंग टाइट है तो उसके लिए K की वैल्यू क्या होगी, M। तो यहाँ अगर K का फार्मूला आप निकालना चाहें तो M अपान क्या होगा, L1 L2, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, कपलिंग कोएफिशिएंट। इसी को क्या कहते हैं, कपलिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अगर दो कॉइल आपके सीरीज में है, डॉट कनेक्शन के द्वारा दो कॉइल अगर सीरीज में है, पैरेलल में है, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर M है, तो उनका रियल में जो इंडक्टेंस का फार्मूला बनेगा, मतलब जो इक्विवेलेंट समतुल्य इंडक्टेंस जो बनेगा वो क्या होगा, उसका फार्मूला देख लेते हैं। आज के समय में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस थोड़ा बहुत हम देख लेंगे उसके विषय में। बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की और जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या, डॉट नोटेशन ऑफ इंडक्टेंस।
इंडक्टर, ठीक है, डॉट नोटेशन ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ध्यान दे करके, अगर डॉट नोटेशन सेम प्लेस पे है तो क्या है, और डिफरेंट प्लेस पे है तो क्या मतलब है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट नोटेशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं। डॉट नोटेशन कहीं आपको मिलेगा नहीं, डॉट डॉट नोटेशन, नोटेशन ऑफ, ठीक है। इसके बारे में 2 पॉइंट आपको बस ध्यान देना है। क्या 2 पॉइंट ध्यान देना है, बस उसको देख लीजिए। यदि डॉट, क्या, यदि डॉट, डॉट मतलब बिंदु सेम प्लेस पे है, सेम प्लेस पर है तो फ्लक्स सदैव एड होते हैं, फ्लक्स सदैव क्या होते हैं, एड होते हैं। ध्यान देना है इस बात को, यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि डॉट, यदि डॉट, डॉट मतलब बिंदु डिफरेंट प्लेस पे है, किस पे है, डिफरेंट प्लेस पे है, डिफरेंट प्लेस पर है तो फ्लक्स सदैव क्या करते हैं, अपोज करते हैं, यानी कि फ्लक्स सदैव क्या होते हैं, अपोज करते हैं, किसका, एक दूसरे का, ठीक है। इस ये 2 लाइन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए यहाँ पे 2 इंडक्टर हैं, सेम प्लेस पर भी दिखा देंगे, और 2 इंडक्टर मान लीजिए L1 L2 है, L1 और L2 है, इनके बीच में म्यूचुअल जो कपलिंग हो रहा है, मान लीजिए वो क्या है, M है, और इनके बीच में जो म्यूचुअल कपलिंग हो रहा है वो भी मान लीजिए M है। यहाँ पे हमने इनको सेम प्लेस पे दिखा दिया, और यहाँ पे हमने इसको डिफरेंट प्लेस पे दिखा दिया। इसका जो इक्विवेलेंट होगा दोस्तों, इसका जो इक्विवेलेंट समतुल्य जो होगा वो L1 प्लस L2 म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्म में, क्योंकि सेम प्लेस में है तो ये दोनों एड हो जाएंगे, दोनों एड हो जाएंगे, सब प्लस में होगा। ये डिफरेंट प्लेस में डॉट है तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा दोस्तों L1 प्लस L2 माइनस 2M होगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जा सकते हैं, आप इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो सीरीज कनेक्शन के हो गए। अब इसी तरह से हम पैरेलल कनेक्शन का भी देख लेते हैं, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में जो आपका फार्मूला होगा डिफरेंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस के संबंध में क्या होगा उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज का हो गया। अब यही चीज हम पैरेलल में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 2 आपके इंडक्टर हैं, ये क्या है, आपस में पैरेलली कनेक्ट हैं, ठीक है। ये मान लीजिए L1 है, ये L2 है, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट अगर हम जानना चाहें LEQ, इनका इक्विवेलेंट जो होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, ठीक है। ये आपको क्या करना है, हमेशा इस बात को क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना है, ठीक है। तो आपका प्लस क्या हो, प्लस कब होगा, प्लस कब होगा, when फ्लक्स सब्ट्रैक्ट, जब फ्लक्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, जब फ्लक्स अपोज करते हैं, इसे लिखिए when फ्लक्स अपोजिज, ठीक है। when फ्लक्स अपोजिज, जब फ्लक्स क्या करते हैं, अपोज करते हैं, तब क्या होंगे, ये प्लस होगा। अब माइनस क्या होगा, when, आप कहेंगे सर उल्टा क्यों बता रहे हैं, इसका मतलब है when फ्लक्स एड्स, जब फ्लक्स एड होगा तब यहाँ पे माइनस का सिंबल होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे तो नीचे की वैल्यू बढ़ जाएगी, नीचे की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, कम आ जाएगा। इसीलिए जब फ्लक्स अपोज करेगा तभी इंडक्टेंस, तभी आपका इंडक्टेंस कम आना चाहिए, जब अपोज करे तभी कम आना चाहिए। और कम कब आएगा, जब यहाँ पे प्लस होगा तभी ये वैल्यू ज्यादा होगी तो वैल्यू कम आएगी। इसीलिए प्लस पे क्या हो रहा है, फ्लक्स अपोज कर रहा है, यहाँ माइनस व्हेन फ्लक्स एड, जब फ्लक्स एड हो रहा है माइनस हो रहा है, मतलब रिजल्टेंट इनका कम आएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों फ्लक्स क्या हो रहा है, एड हो रहा है। इसलिए माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स जब एड हो रहा है, और प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स जब अपोज कर रहा है।
ठीक है। इस प्रकार से पैरेलल कनेक्टेड इंडक्टर्स का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इस प्रकार से म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्म में हम सेपरेट भी बताएंगे, जब ये अलग अलग होंगे बिना बिना म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर हम वहाँ पे बात ना करें तो क्या होगा उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हम आपको बताएं क्या डार्ट नोटेशन, कैसे डार्ट नोटेशन क्या किया जाता है। तो फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए हम लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर देखिए आगे का हमारा जो पॉइंट होगा कपलिंग कोफिशिएंट भी यहीं पे फिनिश हो गया। अब आगे हम टॉपिक ला रहे हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। क्यों न्यूमेरिकल क्वेश्चन? क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज के समय में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी आपके सामने लाएंगे और उसको भी कराएंगे, ठीक है। और आप भी प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अपनी किताबों को ले करके प्रैक्टिस करिएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे जो आपके फैराडेज लॉ पे डिपेंडेंट होंगे और आपके ये म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस के लॉ पे डिपेंड होंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस लेक्चर को यहीं फिनिश करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद।